नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुन्नाम पंजाब में आपका स्वागत है। और आज हम हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो नेक्स्ट यूनिट है यानी कि 11th यूनिट ग्लोबलाइजेशन जिसका टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं इससे पहले भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये करंट में भी चल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके क्या क्या मेन विशेषताएं थी, क्या क्या इसके आयाम थे जो कि यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भू राजनीतिक, पर्यावरण, राष्ट्र, राज्य और संप्रभुता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। संप्रभुता का मतलब होता है एक सोवरेनिटी, जिससे एक राष्ट्र अपने एरिया में डिसीजंस लेता है। क्या इसका प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का, और वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीति। ठीक है। तो वैश्वीकरण का जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब कोई एक चीज एक एरिया में ना होकर पूरे विश्व में फैल जाती है तब हम उसे वैश्वीकरण कहते हैं। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है विश्व, विश्वकरण मतलब कोई भी चीज कोई एक देश तक सीमित नहीं रही, पूरे विश्व में पहुंच गई है। अमेरिका के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया के टाटा ब्रांड्स की जो कारें हैं वो अमेरिका में बिक रही हैं, जापान की सैमसंग की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में भी आ चुकी है। तो ये सब एक एग्जाम्पल है वैश्वीकरण के। वैश्वीकरण के इस टॉपिक में हम वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच क्या संबंध है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण की उत्पत्ति और इसके विभिन्न आयाम और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य का क्या स्थान है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और वैश्वीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी हम करेंगे। ऊपर के हिस्से को मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। मेन जो इसकी चीज़ है मैं आपको उसके ऊपर लेकर चलता हूँ। वैश्वीकरण का सबसे पुराना रूप पर्यावरण है। जलवायु परिवर्तन ने लाखों वर्षों से मानव आबादी के ह्रास व प्रवाह को प्रभावित किया है। प्रवासन के एक दीर्घकालीन वैश्वीकरण घटना है। मानव प्रजाति ने लगभग 1.25 मिलियन साल पहले अफ्रीका के मूल स्थान को छोड़ शुरू कर दिया था और 30,000 से 13,000 साल पहले अमेरिका पहुंच गए थे। वैश्वीकरण के सबसे पहले महत्वपूर्ण रूपों में से एक जैविक है। पहली चेचक की महामारी 1350 ईसा पूर्व से मिस्र में दर्ज की गई। यह चीन में 49 ईस्वी में, 700 ईस्वी में के बाद ये यूरोप और सन 1520 में अमेरिका और 1789 में ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। प्लेग या ब्लैक डेथ की उत्पत्ति एशिया में हुई थी, लेकिन ये फैला 1346 और 1352 के बीच यूरोप की आबादी के एक तिहाई से लेकर एक चौथाई हिस्से को इसने मार डाला। जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों ने नई दुनिया की यात्रा की तो उन्होंने रोगजनकों को ढोया और जिसमें 95% मूल निवासी नष्ट हो गए। यहाँ इसको पढ़ाने का मेन मतलब ये था कि इन्होंने जिस बीमारी की बात की ना, वो देखो आई तो वो एशिया में थी, लेकिन उसने अफ्रीका को भी अपनी चपेट में लिया, अमेरिका को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, यूरोप को भी। वैश्वीकरण भी तो यही है ना, कहीं एक चीज ना टिक कर हर जगह वो फैल जाता है, जहां उसकी ज़रूरत महसूस हो वो वैश्वीकरण हो जाता है। टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आप देखिए ना, वर्ल्ड में हर किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी क्या है, जब एक जगह से टेक्नोलॉजी दूसरी जगह पहुंच जाती है वो भी वैश्वीकरण का ही एग्जाम्पल है। हमने राफेल जो लड़ाकू विमान खरीदे थे अमेरिका से, वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी की ही तो एक एग्जाम्पल है। आज हम वर्ल्ड की जो फेमस कंपनीज हैं उनके ब्रांड्स को हम इंडिया में बुला रहे हैं। एफडीआई क्या है, ये भी वैश्वीकरण का ही तो एक पार्ट है कि वर्ल्ड की कंपनी इंडिया में आके पैसा लगाएंगी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी, यहाँ पर हम लोगों को रोजगार देंगे। ये सब क्या है, ये भी तो वैश्वीकरण का ही तो एक पार्ट है। जब कोई एक चीज एक जगह न रहकर विश्व के हर कोने में फैल जाती है ना, तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। आइए हम अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। एक ही परिभाषा में वैश्वीकरण की व्याख्या करना हमेशा एक विवादास्पद कार्य रहता है। एक शब्द के रूप में यह व्यापक रूप से राष्ट्रों और सभ्यताओं के सभी पहलुओं के भीतर परिवर्तन के बाहुल्य के साथ जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण को एक प्रतियोगी अवधारणा के रूप में महसूस किया गया है और यह दुनिया भर में बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन सभी बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद भी विद्वानों और संस्थानों ने इसे समझने के अपने अपने तरीकों के अनुसार वैश्वीकरण की व्याख्या और इसे परिभाषित की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह
कि सीमा पार लेन देन की बढ़ती मात्रा और विविधता के मध्य दुनिया भर के देशों की बढ़ती आर्थिक निर्भरता के रूप में वर्णित किया। कहने का मतलब ये है कि जब एक माल एक जगह ना टिक कर दूसरे भी डिमांड करते हैं ना, जैसे अब हम चाइना की बात कर लें, चाइना का रॉ मटेरियल पूरे वर्ल्ड में जाता है, हम सभी उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हम डिपेंडेंसी थ्योरी को भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम वैश्वीकरण की बात भी करें, क्योंकि जो चाइना है वो बहुत सस्ती लेबर प्रोवाइड करवाता है, बहुत सस्ते डुप्लीकेट चीज़ें बनकर वो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि वर्ल्ड उसकी हर एक चीज़ का आदी हो चुका है। इंडिया में 50% मार्केट में आप देखोगे कि सबसे बड़ा हिस्सा ना चाइनीज प्रोडक्ट का है। इतना सस्ता वो प्रोडक्ट है, इतना मतलब काम का तो वो खैर नहीं होता, लेकिन फिर भी जो एक इंडियन मार्केट की जो कमज़ोर कड़ी है ना कि सस्ते की तरफ भागना, वो चीज़ चाइना को पता है। और यही रीज़न है कि चाइना का जो रॉ मटेरियल है वो अमेरिका जैसे देशों में कम लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है, पाकिस्तान में बिकता है, क्योंकि यहाँ पर इन छोटे लेवल की चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। एंथनी गिडोस ने अपने तरीके से वैश्वीकरण को परिभाषित किया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपनी तरफ से परिभाषित किया है, मार्टिन ग्रिफिथ्स ने, टैरी ओ कालगन ने भी अपने तरीके से परिभाषित किया है, डेविड हेल्ड और अन्य ने भी, डेविड हार्वे ने भी, रोनाल्ड रॉबर्ट्स ने भी। तो ये सब चीज़ें आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक को कैप्चर कर सकते हैं जो आपको समझ में आ रही है, जो आपको ईजी लग रही है, आप उसको पढ़ के उसे एग्जाम्स में मेंशन कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं वैश्वीकरण की विशेषताओं की तरफ। देखो, कोई भी टॉपिक होता है उसके लाभ और हानियां दोनों हमें मिलती हैं, तो ये बात भी ज़रूरी है कि उसकी कोई खास बात तो होगी तभी तो उसके लाभ हैं हमें, ठीक है। अगर आज हम कपड़े पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी खास बात ये भी है कि वो हमें तन ढकने के लिए ज़रूरी है, लेकिन फैशन के हिसाब से तो देखिए तो हमें अपने आप को ट्रेंडी भी बनाना है, तभी तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपड़े डालते हैं। तो हम पहली विशेषता की तरफ चलते हैं। ये एक गहरी ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए दुनिया भर में प्राचीन जनसंख्या आंदोलन शामिल है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक बहुत ऐतिहासिक प्रक्रिया है। कब ये शुरू हो गई, कब ये जुड़ गई, इसका कोई कंक्रीट नॉलेज हमें नहीं मिलती, लेकिन इसको व्यापार और वाणिज्य के साथ जोड़कर देखा जाता है कि ये ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार में दुनिया भर में अपना एक आंदोलन चलाए हुए हैं। आंदोलन क्या होता है, जब वो एक जगह न रहकर पूरे हर जगह फैल जाए। 1887 का आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था, ठीक है। तो ये भी वैश्वीकरण ही है। वैश्वीकरण, आज हम टेक्नोलॉजी ले लें, व्यापार कर लें, आज हम वर्ल्ड के हर एक नेशन के साथ व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है, यह बहुआयामी दृष्टिकोण है जो मानव समाजों और राष्ट्र राज्यों के बीच बढ़ती जटिलता और अनिश्चितता की विशेषता है। मानव समाजों में बढ़ रही है जटिलता, है जटिलता का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ रही है, नए नए चीज़ें चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है ना, हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण बदल रहे हैं, हमें जहाँ अपना फायदा दिखता है हम वहीं चले जाते हैं। नेक्स्ट है, यह राज्य नियामक बाधाओं को हटाकर राज्य की सीमाओं के बाहर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया है। देखो, अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि जब हम दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन, ठीक है। अगर हमें पता है कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और शीत युद्ध के बाद सबसे पावरफुल बन गया, तो हमने उसके साथ रिलेशन बनाए, हमने उसकी बहुत सारी कुछ जायज़ चीज़ें भी मांगी और नाजायज़ चीज़ों को भी हमने एक्सेप्ट किया। हमने वो क्यों किया, क्योंकि हम आप डेवलपमेंट करना चाहते थे, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, हम उसके साथ जुड़ के उसकी टेक्नोलॉजी को लेना चाहते थे। तो ये सीमा पार उसकी कुछ टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाना, ठीक है, उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते थे ताकि हमारे लोगों को डेवलपमेंट मिल सके, रोजगार मिल सके, ठीक है। तो ये सब क्या था, हम कंप्यूटर लेके आए, माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस जी जो हमारे कंप्यूटर में चलते हैं, ये कहाँ अमेरिका से तो आ रहे हैं, एप्पल की कंपनीज कहाँ अमेरिका से तो आ रही हैं। तो ये सब क्या है, वैश्वीकरण का ही तो पार्ट है। यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था की नव उदारवादी समझ है जिसे दुनिया भर के राज्यों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया है। नव उदारवाद का मतलब ये होता है, देखो उदारवाद तो बोलता था कि आप प्रॉपरली आज़ाद कर दो इंसान को, उसको जो करना है करने दो। लेकिन जब हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नव उदारवाद की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब ये रहता है कि ठीक है, हम थोड़ा बहुत बाउंडेशन ज़रूर करेंगे, लेकिन सरकार का इस पे कंट्रोल होगा। डेवलपमेंट भी करो लेकिन सरकार का कंट्रोल भी होगा, पूरी तरह से हम खुला नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये तो फिर वही बात होगी ना, इनडायरेक्टली आकर बाहर वाली कंपनियां फिर से इंडिया को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो जब हम नव उदारवाद की बात करते हैं ना, तो वो ये भी तो बताते हैं ना कि आप ठीक है कंट्रोल करो लेकिन उस लेवल तक जहाँ पर किसी दूसरे को नुकसान ना हो। जब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं तो ये टोटली वैश्वीकरण के साथ जाकर जुड़ जाता है।
नेक्स्ट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने नेटवर्किंग का एक राजमार्ग बनाया जो राष्ट्र राज्यों की सीमाओं को लोगों को वस्तु सेवाएं संस्कृति विचार पूंजी और सूचना आदि के आंदोलनों के साथ जोड़ता है। देखो, एक नेशन का पहरावा जब दूसरे नेशन में पहुंच जाता है तो नॉर्मल सी बात है, हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसे कनेक्ट हो जाते हैं। पंजाबियों की जो अब अगर आप देखोगे लस्सी है, मक्के की रोटी और सरसों का साग है, वो अमेरिका में भी मिलता है। लोग बड़े अच्छे पसंद करते हैं। ठीक है, जम्मू चले जाओगे, जम्मू में भी पसंद किया जाता है। वर्ल्ड के कहीं और एरियाज में चले जाओगे तो वहाँ पर भी बहुत पसंद किया जाता है। तो ये क्या, ये वैश्वीकरण का पार्ट है। हमने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया है सूचना प्रौद्योगिकी के साथ कि एक जगह की नॉलेज दूसरी जगह पहुंच रही है और दोनों सारे इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। ये एक ऐसा राजमार्ग बन गया है विकास का। आगे, तकनीकी प्रगति के कारण राज्यों की शक्ति और अधिकार घट रहे हैं और आर्थिक वैश्वीकरण ने राज्यों को नागरिकों को पर्याप्त समर्थन देने की क्षमता को कम कर दिया है। देखो, तकनीक की प्रगति तो आप सभी जानते हो कि टेक्नोलॉजी की रेस में हर कोई आगे जाना चाहता है। सब चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी से हम डेवलप कर सके कैसे न कैसे करके। तो ये माराकाटी चल रही है वर्ल्ड में। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चक्कर में ना आलतू फालतू के खर्चे भी हम कर देते हैं। अब आप देखो, हम मिलिट्री के ऊपर बहुत खर्च करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे बॉर्डर सिक्योर रहेंगे ना, तभी हम अंदर डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इस चक्कर में हम बहुत सारा आर्थिक तौर पर ना वैश्वीकरण करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वर्ल्ड से कहीं पे भी अगर हमें लगता है ना कि यार अगर रूस ने बहुत अच्छी मिसाइल बना ली तो रूस से मिसाइल खरीद लो। ठीक है, अगर अमेरिका ने राफेल्स बना लिया तो अमेरिका से राफेल ले लो। ठीक है, अगर अमेरिका ने कोई लड़ाकू विमान बनाए तो वहां से ले लो। अगर इसराइल ने कोई टेक्नोलॉजी अच्छी बनाई है तो हम उससे ले लेंगे। तो ये आर्थिक वैश्वीकरण का एक पार्ट है। ठीक है, बाकी जो छोड़ दी है मैंने वो आप सभी लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए वैश्वीकरण। अब हम इसके आयामों की तरफ जाते हैं कि किस किस तरह के वैश्वीकरण पाया जाता है। तो सबसे पहले है आर्थिक वैश्वीकरण। देखो, शीत युद्ध के अंत ने बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार को देखा है जिसने राष्ट्र राज्यों के क्षेत्र को सीमित कर दिया और इसके कारण पराराष्ट्रीय संबंध बन गए। विचारधारा के अंत की बहस के कारण पूंजीवाद की जीत के रूप में प्रमुख वैश्वीकरण बलों का प्रसार हुआ। पूंजीवाद उत्पादन का ऐसा प्रभावी रूप है, यह किसी भी राष्ट्र राज्य के नियंत्रण और अवरोध से मुक्ति के आधार पर बाजारीकरण की ओर जाता है। वैश्वीकरण के आर्थिक विचारधारा के रूप में नव उपनिवेशवाद ने बाजार में राज्य के हस्तक्षेप को कम कर दिया है और दुनिया भर में पूंजी के प्रवाह के साथ साथ विनियमन, निजीकरण, मुक्त व्यापार और वाणिज्य के विचार को बढ़ाया है। उत्पादन और वितरण के वैश्वीकरण नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय निगमों और प्रसार के विस्तार के साथ नव उदारवादी नीतियों को अपनाना वैश्वीकरण, आर्थिकरण, एकीकरण, अंतरीकरण और निर्भरता की शुरुआत हुई। यहाँ पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है, तब हम इकोनॉमी की तरफ कम ध्यान देते थे। और हम कम ध्यान इसलिए भी देते थे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते थे कि कैसे न कैसे करके हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इकट्ठा कर लें ताकि कोई दूसरा अगर हम पे अटैक करने की सोचता भी है ना तो हम उसे फर्दरली उसको रिवॉर्ड कर पाए। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध खत्म होता है, आइडियोलॉजीज खत्म होती हैं, तो कैपिटलिस्टिक बढ़ जाती है। कैपिटलिस्टिक का तो एक मेन मकसद यही था कि डेवलपमेंट करो और जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाओ। तो इस तरफ लोगों का ध्यान चला जाता है। तो सब सोचते हैं कि यार वाकई में अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें इकोनॉमिक डेवलप करनी पड़ेगी अपनी। और इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी? जब हम किसी दूसरे राष्ट्र जो डेवलप कर रहे हैं हम उससे कॉन्टैक्ट बनाएंगे। अब कॉन्टैक्ट बनाने का मतलब क्या होता है? अभी इनडायरेक्टली हम उसके अधीन चले जाएंगे। अब उस टाइम अमेरिका ने तो देखो सभी को जिसको भी अपने मतलब एक कहते हैं ना अफीम का एक बार थोड़ा सा स्वाद किसी को दिला दो और उसके बाद वो अपने आप ही खींचा चला जाता है। तो आर्थिक वैश्वीकरण भी वही है, अमेरिका ने भी यही किया था। आगे जो चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हो, इसमें आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब है राजनीतिक वैश्वीकरण। राजनीतिक वैश्वीकरण को दो पहलुओं के माध्यम से समझा और समझाया जा सकता है। वैश्वीकरण के राजनीतिक आयामों का पहला मौजूदा संस्थानों के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक वैश्वीकरण पूंजीवाद और उदारवाद का प्रतिफल है, जो पूंजीवादी लोकतंत्र की ओर आपके एक अंत के रूप में वकालत करता है। इसने उदारीकरण के आर्थिक और राजनीतिक रूपों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित किया है। दुनिया भर में डेमोक्रेट्स ने इस व्यापक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवित किया है जिसे लोकतंत्र का वैश्वीकरण कहा जा सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता, प्रतिनिधित्व, भागीदारी और जवाबदेही के लिए लोकप्रिय मांगों के लगभग सार्वभौमिक प्रसार के माध्यम से तकनीक का विकास इस प्रसार की प्रगति को तेज कर दिया।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच ने आभासी समुदायों का निर्माण किया और भौतिक स्थानीय संबंध के बिना उनका सहयोग और समन्वय है कि आज ये आभासी समुदाय नई तकनीकी ऐप जैसे व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक आदि के उपयोग के माध्यम से इतने मजबूत हैं कि वे किसी भी देश में सरकार बनाने और वैश्विक राजनीति के एजेंडे को प्रभावित करने में भूमिका निभाते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की थी। तो डेमोक्रेसी आज मजबूत कैसी है? क्योंकि ये आइडिया वर्ल्ड के हर एक एरिया में पहुँच गया। ठीक है, किसकी तरह से? व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आज कोई भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड वायलेशन होती है तो उसकी न्यूज़ हमें कहाँ से मिलती है? या तो टीवी से मिलेगी, ट्विटर से मिलेगी, या फिर होगी हमें यूट्यूब से मिल जाएगी, या फेसबुक से मिल जाएगी। लोग पोस्ट डाल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान के जो लाहौर है, लाहौर नहीं आप ले लो, जो बलूचिस्तान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉयट्स चलते रहते हैं, ह्यूमन वायलेशन होती ही रहती है। वहाँ पर अगर ह्यूमन वायलेशन होती है तो वो क्या करते हैं, वो वीडियो बना के या तो यूट्यूब पे डालते हैं या अपने फेसबुक पेज पे डाल देते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है। फिर वर्ल्ड क्या रिएक्ट करता है? सारे के सारे चले जाते हैं यूएनओ में भी, चलो भी कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाए, वहाँ पर अटैक हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। वो जहाँ पर डेमोक्रेसी की मांग करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को एक बड़ा ही रिस्पेक्टफुल मतलब स्टेटस दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब भी डेमोक्रेसी पे कोई प्रहार करने की कोशिश करता है ना, तो वर्ल्ड ना अब उसके ऊपर अटैक करना यानी कि दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो वो कैसे ना कैसे करके उसको मतलब दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि डेमोक्रेसी के जो वो है ना रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो मजबूती से बने रहें। ठीक है, तो ये क्या है? विचारों का, ये है राजनीतिक वैश्वीकरण, ये राजनीति का वैश्वीकरण है। ठीक है, जब आप इसे एक दो बार पढ़ेंगे ना और क्लियर हो जाएगा। सांस्कृतिक वैश्वीकरण, देखो सांस्कृतिक वैश्वीकरण का मतलब क्या है, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम अलग अलग संस्कृतियों के बीच स्वतंत्र और निर्भय अंतरक्रिया की ओर जाता है। तकनीकी प्रगति ने सामाजिक प्रक्रिया को उनके राष्ट्रीय और वैचारिक क्षेत्र से बाहर कर दिया है। अंतर्निर्भरता, एकीकरण और सूचना के विचार ने एक नई वैश्विक संस्कृति यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के पक्ष में राष्ट्रीय संस्कृति को पराजित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। अब उपभोक्तावाद की यह सांस्कृतिक उत्पादन उपभोग, स्वाद, विश्वास, प्रतिबद्धताओं, अर्थों, मूल्यों आदि के लिए किसी भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सीमाओं से परे सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। आधुनिक मीडिया, सोशल मीडिया और संचार के अन्य तेज तरीके सांस्कृतिक सभ्यता के परिवहन करता है। यह मीडिया साम्राज्यवाद का युग है। ये सोशल मीडिया का जो जनता की राय को आकार देने के लिए तेजी से उभरता हुआ अद्वितीय उपकरण है। ये तो बिल्कुल सही है, जो लोगों के क्षेत्र और संस्कृति से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर कुल मिला के बात हो रही है डिजिटलाइजेशन की। आप देखिए जब भी कोई मुद्दा आता है टीवी पर, बहुत सारे लोग अपने व्यूज देते हैं। आप वीडियोस देखोगे तो वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन आता है। ये उसकी बात कर रहा है कि एक संस्कृति है, एक संस्कृति के ऊपर लोगों के कितने विचार आ रहे हैं और उसको किस तरह से हम वर्ल्ड वाइड कर पा रहे हैं। आज हम जानते हैं कि अगर हम अमेरिका के बारे में जानना चाहें तो हम यूट्यूब पे सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि अमेरिका में किस तरह के लोग रहते हैं। अगर हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में, काले लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। अगर हमें ट्राइबल एरियाज के बारे में जानना है, उनकी किस तरह की सोसाइटी थी, उनका कल्चर किस तरीके का था, इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ये भी हम यूट्यूब पर, लिंक इंडिया पर, या फिर हम ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर, इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं इनके, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये क्या है कि हम अब एक जगह रहकर दूसरे देशों की संस्कृति को भी बहुत अच्छे तरीके से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, ताकि एकीकरण हो सके। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। भू राजनीतिक वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का ये भौगोलिक राजनीतिक आयाम शीत युद्ध के बाद की अवधि में राष्ट्र राज्यों के भूगोल या स्थानिक समझ के विचार की फिर से जांच करने की ओर अग्रसर होता है। शीत युद्ध की समाप्ति ने भू आर्थिक सवालों और मुद्दों पर एक नए भू राजनीतिक व्यवस्था के उदय की अनुमति दी। एक ऐसी दुनिया जहां आर्थिक गतिविधि का वैश्वीकरण और व्यापार निवेश, ठीक है, व्यापार हो, निवेश हो, वस्तु और व्यापार के वैश्वीकरण प्रवाह फिर से राज्य बना रहे हैं। संभवतः और उपग्रह की भौगोलिक संरचना भू राजनीति से भू अर्थशास्त्र की इस पारी में विश्व क्षेत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।
ठीक है। अब पीटर डेकर के क्या कहते हैं कि वैश्वीकरण एक एकीकृत घटना नहीं है बल्कि प्रक्रियाओं और गतिविधियों का एक संलक्षण है। इन प्रक्रियाओं को स्थानीय रूप में समझा जाना चाहिए और वैश्वीकरण की प्रक्रियाएं दोनों में परिलक्षित होती हैं, साथ ही एक ही वैश्विक भूगोल के बजाय कई भूगोल से प्रभावित होती हैं। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भू राजनीति यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया की यहाँ बात की जा रही है। जब कोई एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँच रही है टाइम से, दूसरी यहाँ पहुँच रही है, फिर तीसरी यहाँ से पहुँच रही है, तो भू राजनीति में वैश्वीकरण का भी यही मतलब होता है। आज आप अपने एरिया में देख सकते हैं, हम साउथ इंडियन भी खा सकते हैं, हम चाइना के चाइनीज़ फूड को भी खा सकते हैं, नेपाल के मोमोज को भी यहाँ पे खा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका आज मन कर रहा है कि मैं साउथ इंडियन ड्रेस डालूँ तो आप साउथ इंडियन भी डाल सकते हैं। तो भू राजनीति के अंदर यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वैश्वीकरण क्या होता है उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। थोड़ा सा आप इसको मोटा मोटा अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब है पर्यावरण वैश्वीकरण। देखिए, पर्यावरण वैश्वीकरण यहाँ पर टोटली ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, एक जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस एक्ट हैं, वर्ल्ड जिस तरीके से इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न है, उन चीज़ों को बताया गया है। पर्यावरण वैश्वीकरण का मतलब ये है कि देखो, एक टाइम था जब वर्ल्ड में डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं होती थी। हम जंगलों में रहा करते थे, ठीक है, पेड़ पौधे बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट से ही हम जिंदा हैं। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लग गया, वर्ल्ड में डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा गया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई, पोल्यूशन होने लग गया, तो वर्ल्ड का ध्यान भी एक तरफ से गया कि यार अब इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे जैसे हमने देखा कि ओजोन लेयर भी बहुत कमज़ोर हो रही है, ओजोन लेयर के कारण हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप देखोगे टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि इतना नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ 5-10 सालों से ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे ये लगता है कि आने वाले टाइम में ओजोन लेयर तो ख़त्म ही हो सकती है। तो ये मुद्दा फिर एक एरिया का मुद्दा नहीं था, ये पूरे विश्व का मुद्दा बन गया, इसलिए ये पर्यावरण वैश्वीकरण कहलाया। ठीक है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनवांटेड सुनामियाँ आती हैं, अनवांटेड हम अर्थक्वेक्स को देखते हैं, वोल्केनो इरप्शंस हो रही हैं, ठीक है, तहलका मच रहा है, कहीं-कहीं देखा हम बहुत ज़्यादा सूखा आ रहा है। तो ये पर्यावरण के मुद्दे जब एक एरिया में ना रहकर पूरा विश्व इसको फेस कर रहे हैं ना, तो हम सभी ने सोचा कि यार अब तो हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सभी ने मिलकर इसके अगेंस्ट जाकर इसको सुरक्षित करने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए। तो जब सबको मानना इंपॉर्टेंट हो गया, सब इसको मान रहे हैं, तो ये पर्यावरण वैश्वीकरण मतलब ये मुद्दा अब एक एरिया का ना होकर पूरे विश्व का मुद्दा बन गया। तो जिस कारण क्या हुआ कि अब हम इसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे आए, हर नेशन ने अपने अपने हिसाब से इसके रूल्स रेगुलेशन बनाए कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना है। ठीक है, और अगर कोई इसको बढ़ाता है तो हमें उसको पेनल्टाइज करना है, पेनल्टी लगानी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है। इंडिया में इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड काम करती रहती है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे कि हम 5 जून को क्या मनाते हैं, हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ताकि लोगों को आइडियाज़ दिया जा सके। हर साल इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि हम इन चीज़ों को रिव्यू कर सकें। क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, इस तरह से दिल्ली डायलॉग्स है, ये सब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि पर्यावरण अब ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, हमें इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ छोड़ पाएँ। अदरवाइज अगर ऐसे ही डेवलपमेंट चलता रहा तो एक टाइम आएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करें। तो ये मुद्दा अब पूरे विश्व में फैल गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी वैश्वीकरण के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। आगे आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब है राष्ट्र, राज्य और संप्रभुता पर प्रभाव। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संप्रभुता क्या होता है, सोवरेनिटी। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि सोवरेनिटी का मतलब ये होता है जब एक राष्ट्र अपने एरिया में हर तरह के डिसीजंस ले सकता है, वो किसी भी तरीके से बाउंडेड नहीं होता कि कोई बाहर का आके उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सके। ये डेफिनेशन बुक लैंग्वेज की डेफिनेशन है। अगर आप रियल में बात करें तो आज अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड से इफेक्टेड होता ही होता है। ठीक है, अब चलिए अगर हम बात इसको जोड़कर करते हैं राष्ट्र, राज्य और वैश्वीकरण से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। देखो, वैश्वीकरण का एक मुद्दा क्या है, ये कहीं से चला है, कहाँ चला है, किसको नहीं पता।
ठीक है, इसको हम ज़्यादातर जोड़कर देखते हैं वर्ल्ड की राजनीति के साथ, वर्ल्ड की डेवलपमेंट के साथ। हमने भी, इंडिया ने जब आज़ाद हुआ ना, इंडिया ने सोचा कि चलो मुझे भी डेवलपमेंट करना है, तो मैं डेवलपमेंट कैसे करूँगा? मुझे लोगों से जुड़ना पड़ेगा। लोग का यहाँ मतलब है वर्ल्ड के नेशन, ठीक है। आपको शायद पता होगा कि 1990 तक हमने इंडिया की इकोनॉमी को बंद इकोनॉमी करके रखा था। क्यों? क्योंकि ना तो बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आ सकती थी और ना ही इंडिया का माल बाहर जा रहा था, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उनको शेयर कर सकें। तो इसीलिए इंडिया को कहीं ना कहीं लगता था कि मैं वेल एंड गुड हूँ। लेकिन जब हमने 90s के बाद देखा कि वर्ल्ड में तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है और हम तो बहुत पीछे हैं, हमारे तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। वर्ल्ड के तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। तो हमने क्या किया, हमने इन जो हमारी बंद इकोनॉमी थी ना, उसको छोड़ के हमने प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंटाइजेशन दोनों, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप को शुरू किया। 1990s के बाद ही आपका जो बीटेक वाला सिस्टम है ना आया था, ठीक है। उसमें प्राइवेट कंपनीज खुलनी शुरू हो जाती हैं। उससे पहले प्राइवेट कंपनी ज़रूर थी, लेकिन वो किसी लेवल तक लिमिट में थी। वो ज़्यादातर उन पर कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होता था, ठीक है। तो जब इसको जोड़कर देखा गया संप्रभुता के साथ, राष्ट्र राज्यों के साथ, तो क्या हुआ कि वैश्वीकरण भी तो एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही है ना। प्रोडक्ट सभी लोग खरीद रहे हैं उसका, ठीक है। लोग उसको खरीदना चाहते हैं, यानी कि राष्ट्र खरीदना चाहते हैं, अपने यहाँ यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो एक टाइम था जब हमारे इंडिया में जो एप्पल के ना स्टोर्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, ठीक है। आज तो आप देखोगे कि एप्पल के स्टोर भी अवेलेबल हैं और एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी यहाँ पर आ गई है। कई फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको संप्रभुता के साथ जोड़कर देखो, तो आपको लगता नहीं कि वो इंडिया के किसी ना किसी डिसीजन में वो इंटरफेयर कर रही हैं? करती भी हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना बेनिफिट भी देखना है। अगर हम वर्ल्ड की कंपनीज़ को इंडिया में बुला रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो अपनी कंडीशंस को रखती हैं। भई आप देखो, ऐसे रूल्स नहीं बनाएँगे। अगर आप ऐसे रूल्स बनाएँगे जो हमें इफ़ेक्ट करेंगे, तो आप हमसे पूछेंगे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि संप्रभु है भारत सरकार, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके डिसीज़न्स को इन्फेक्ट किया जाता है बाहर की कंपनीज़ के थ्रू। अगर मान लीजिए कि एप्पल कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। गूगल है, गूगल के स्टोर्स भी आप देखोगे कि इंडिया में हैं, गूगल का ऑफ़िस है। अमेज़न का ऑफ़िस यहाँ पर आप देखोगे कि है। तो ये सब क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल्स भी है और कहीं न कहीं ये संप्रभुता पर प्रभाव भी डाल रहे हैं। क्योंकि अगर हम कोई डिसीज़न लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग मानेंगे ही मानेंगे, वो कहीं न कहीं तो इसके अगेंस्ट जाएँगे और अपनी सरकार की तरफ से इंडिया पर प्रेशर भी करेंगे कि आप कैसे न कैसे करके क्योंकि इस डिसीज़न को कम करिए, क्योंकि हमें इतना नुकसान हो रहा है। तो ये संप्रभुता पर प्रभाव नहीं है। ठीक है, बाकी आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय संप्रभुता की दुर्बलता, मैंने अभी आपको चीज़ें क्लियर की है कि राष्ट्र की जो संप्रभुता है ना, वो वैश्वीकरण के आने के बाद थोड़ी दुर्बल सी भी हो गई है। देखो, पहले क्या होता था, हमने बंद इकोनॉमी कर रखी थी। बंद इकोनॉमी थी तो कोई इंटरफेयर नहीं करता था। हम जो डिसीजंस कर रहे थे, जो हम डेवलपमेंट कर रहे थे, वो हमारे तक ही सीमित था। लेकिन जैसे ही हमने 1990s के बाद हमने ये बंद इकोनॉमी से खुली इकोनॉमी शुरू कर दी ना, तो उससे क्या हुआ, वर्ल्ड की कंपनीज आने लगी। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि इंडिया का इन्वायरमेंट उन कंपनीज के हिसाब से तो ओके ही था। कईयों ने आके ना कहना चाहिए कि भी नहीं यार, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो इंडिया ने बहुत सारी उनको रियायतें दी, क्योंकि यहाँ पर टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा रिजिड है, समझना ही मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे रिडम्पशंस दी टैक्स की, कि चलो ठीक है, हम आपको इतना कम टैक्स दे देंगे, हम आपको 5 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली दे देंगे, ऐसे कर देंगे, ताकि वो कैसे ना कैसे करके रुक जाए। तो ये क्या था, एक राष्ट्र राज्य की संप्रभुता की दुर्बलता थी ना, कि देखो, एक राज्य को हम बोलते हैं कि वो संप्रभु है, वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है अपने राज्य की डेवलपमेंट के लिए। तो मोटे तौर पर वैश्वीकरण के तौर पर तो वो तो एक दुर्बल बन गया। वैश्वीकरण का उत्तर दक्षिण में विभाजन होना, देखो, उत्तर का मतलब होता है जो तकनीक और प्रौद्योगिक रूप से उन्नत है, और दक्षिण जो गरीब और कम विकसित है। आपको भी पता है कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है। और अब अगर आप उत्तर दक्षिण की बात करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है। देखो भी, इंडिया अगर दूसरे कंट्रीज ले लो जो भी डेवलपमेंट स्टेज पर हैं, तो हम टोटली किस पे डेवलप्ड है, सॉरी, किस पे हम डिपेंडेंट हैं? हम दूसरी जो उत्तर के जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, हम उन पर निर्भर करते हैं ना, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम चाहते हैं ताकि हम उनसे डिसीजन, सॉरी, ताकि हम उनसे मतलब कांटेक्ट बना के रखें, ताकि वो उस तरह की चीज़ें हमें भी प्रोवाइड करें। ठीक है, आप भी देख रहे हो ना, इंडिया में 4G आ रहा है, 5G आ रहा है। आप लोग को पता होगा, अमेरिका तो 4G 5G ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, वहाँ पर तो बहुत इंटरनेट फास्ट चल रहा है। तो इस तरह वो टेक्नोलॉजीज़ को हमें दे रहा है, हम अपने यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एंड देन आगे हम डेवलप कर रहे हैं। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीति, देखिए, ये समझाने वाली चीज़ तो अब रही नहीं कि वैश्वीकरण क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या योगदान है और वैश्विक राजनीति में क्या है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। आलोचना,
आलोचना में भी समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ एक रीडिंग की बात है और उसके बाद आप कर सकते हो। तो देखिए कंप्लीटली अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जो अगर सारांश लें तो देखिए वैश्वीकरण एक तरफ कहा जाए तो वैश्वीकरण बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक टाइम था जब हम धोती कुर्ता ही पहनते थे, ठीक है, एक टाइम था जब लड़कियां सिर्फ साड़ी डालती थी, लेकिन आज देखो वेस्टर्न ड्रेसेस आती हैं, पैंट्स आए हैं, शॉर्ट्स हैं, सूट हैं, साड़ी है, ठीक है, प्लाजो वगैरह पे तो बहुत सारे ऑप्शन निकल गए हैं। ठीक है, लड़कों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बच्चों के लिए ऑप्शंस है, आजकल तो हमारे पास ब्रांड के भी ऑप्शंस हैं। पहले तो इंडिया में जब 1990s की पॉलिसीज की अगर मैं आपको बात करूँ ना, जो सिर्फ और सिर्फ बंद इकोनॉमी की बात करती है, तब इंडिया में सिर्फ नोकिया ही चलता था, नोकिया नहीं सॉरी BSNL। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। आज हमारे पास ऑप्शन है, हम बेस्ट चुन सकते हैं, बेस्ट कपड़े ले सकते हैं, तो आज कंपटीशन का दौर हो गया है। तो वैश्वीकरण को अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अच्छा भी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुरा भी है। अगर मैं आपकी यहाँ पर बात करता हूँ वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच इस तरीके से अपनी जड़ें बना चुका है ना, कि आप वर्ल्ड के साथ जुड़ते हो तो वैश्वीकरण के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हो। और विश्व की राजनीति को ये बहुत तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि पता है कि अमेरिका के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हर कोई उसकी टेक्नोलॉजी को लेना चाहता है। और आपको ये भी पता है कि विश्व की राजनीति का गुरु भी अमेरिका है। वर्ल्ड की राजनीति को किस तरीके से वो मोल्ड कर सकता है, ये आप लोग भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, कि रीडिंग की बात है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर कवर अप होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, थैंक यू।